हाँ जी बच्चों, तो रियल एस्टेट में 10,000 पर मंथ डालने का एक ऑप्शन था, राइट। बट वो 10,000 पर मंथ ऑप्शन तब होगा जब आप रियल एस्टेट में इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट इन्वेस्ट तो कर नहीं पा रहे। तो एफडी एक ऑप्शन है, गोल्ड एक ऑप्शन है अगर आपके पास पैसा है, रियल एस्टेट ऑप्शन है, और इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज बेसिकली स्टॉक मार्केट। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए स्किल एंड आपको चाहिए टाइम। आप कहेंगे सर नॉलेज तो समझ आता है, ये टाइम और स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है। यस सर, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत सारी है बट उनके पास स्किल नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट में उसके बावजूद भी वो लॉस करते हैं। मतलब नॉलेज होने के बावजूद भी लॉस करना, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, नंबर वन स्किल एंड नंबर टू टाइम, राइट। स्किल मीन्स कहाँ पर एवरेज करना चाहिए, कहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, गिरते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए और उठते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए। और टाइमिंग मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम पीरियड है, एक तो वो पता होना चाहिए, प्लस आप मार्केट को टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई कर सकें कि अभी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो क्या है और आने वाले समय की मार्केट डायरेक्शन क्या होने वाली है, इसको भी आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। एक एग्जांपल के फॉर्मेट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक सपोज करो कि आपके पास एक शेयर है, ठीक है। मैंने आपको इसको हटा देते हैं। मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया कि एक शेयर, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा सर एक बहुत अच्छा शेयर मैंने आपको रिकमेंड किया, मैंने कहा 500 रुपये का है, ले लो, बहुत बढ़िया शेयर है, राइट। तो आपने जब भी कोई रिकमेंडेशन मिलती है तो आप फटाफट शेयर नहीं परचेज करते। आप क्या करते हैं, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी तो 500 रुपये का है, पर 500 के बाद टाइमलाइन के ऊपर आगे क्या होने वाला है। तो 500 के बाद आपने आइडेंटिफाई किया, वो हो गया 600 का। अब 600 का हो गया तो आपको बहुत अच्छा लगा, पर अभी आपने परचेज नहीं किया। 500 पे परचेज कर लेते तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता, पर आपने परचेज नहीं किया। आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जो रिकमेंडेशन आपको मिली है वो प्रॉपर है या नहीं। फिर 600 के वो 650 का हो गया। अब आपको दुख होने लगेगा, है ना। क्यों दुख होने लगेगा, क्योंकि 500 की चीज़ आपने 500 पर नहीं ली, अब वो 650 की हो गई है। बिलीव मी, स्टॉक मार्केट एक दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। इसमें हर इंसान जो है वो हमेशा दुखी रहता है। अगर उसके पास उसने अगर इन्वेस्ट किया हो तो भी, इन्वेस्ट ना किया हो तो भी। यहाँ पर आप क्यों दुखी हैं, यहाँ पर आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने 500 रुपये की चीज़ नहीं ली और 650 की हो गई। अभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने 650 पर इन्वेस्ट किया, अब हो गया 700 रुपये का प्राइस। अगर 700 रुपीज़ का प्राइस हो गया तो अब आप बताओ, अब आप परचेज करोगे या नहीं। अभी भी नहीं। सपोज करो, चलो 650 पर आपने परचेज कर लिया, अब 700 आ गया। अब 700 आने पर अब तो आप खुश हो जाओगे, राइट। बट अब 700 के बाद क्या हुआ, वो गिर कर वापस 500 पे आ गया। अब बताओ, अब आप खुश हो गए या दुखी हो गए। बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आपने 650 पर परचेज किया था, 500 का प्राइस आ चुका है, राइट। और 550 के बाद प्राइस फिर ऊपर चला गया 550। और आप ये डेली देख रहे हो। देखो, आप जॉब में भी हो या बिजनेस भी करते हो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा पैसा लगाया हुआ है तो शायद आपको टेंशन ना हो, बट अगर आपने इसी शेयर में ज़्यादा पैसा लगाया हुआ तो आपकी टेंशन बहुत बहुत बड़ी हो सकती है, राइट। अगर मान लो आपके 10 लाख लगे हुए हैं या 50 लाख लगे हुए हैं तो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। तो शेयर प्राइस का 10-10 रुपया का जो मूव है वो भी आपको परेशान कर सकता है। 550 के बाद ये चला गया 400 रुपये। अब आप बताओ क्या करोगे। आपने कहाँ परचेज किया था, आपने परचेज किया था 650 पर, और अभी हो गया 400। आपको लगेगा या 500 से 650 तो चला गया था, अब 400 पे आ गया है, तो क्या करें। यस, एवरेज, राइट। पेटीएम मनी के शेयर में बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है। 1400 का शेयर लिस्ट हुआ मार्केट में, नया शेयर, और धीरे धीरे डाउन होता गया, अब 900 के आसपास घूम रहा है। उसमें भी बहुत लोगों ने एवरेज किया हुआ है। अब ये जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कहानी भी इसी तरह से चलती रही, और 400 के बाद ये 450 पर आया, आपको थोड़ी सांसों में सांस आई, और फिर ये वापस नीचे आ गया 200 पर। अब भी क्या करोगे, एवरेज। बिलीव मी, आधे लोग शेयर मार्केट में एवरेज के कारण से नुकसान में रहते हैं। आधे लोग सिर्फ और सिर्फ एवरेज करते रहते हैं, इस कारण से नुकसान में रहते हैं।
तो जो ज़्यादातर लोग करते हैं और स्टॉक मार्केट में जो नुकसान में आते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी, राइट। एंड बिलीव मी, आज के डेट में ये जो शेयर है, ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यस बैंक के बारे में, और यस बैंक का शेयर आज के डेट में 12 रुपये से 15 रुपये के बीच में घूम रहा है। यस, इट्स नॉट ए जोक। आप गूगल पर कहीं पर भी देखना यस बैंक का ग्राफ एंड यू विल फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ। हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा प्लस माइनस रह रहा हो, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई भी शेयर इतना ऊपर जाके वापस नीचे भी आ जाता है। इसी रीज़न से आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज, कि आपको कब इसको वापस एवरेज करना है और कब एवरेज नहीं करना। आपको टाइम भी देना पड़ेगा क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं। तो अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो यू हैव टू गिव द टाइम टू द स्टॉक मार्केट एंड यू ऑल्सो हैव मस्ट द स्किल। गाड़ी चलाना सीखना अलग बात है, बट गाड़ी में आपका एक्सपीरियंस होना, चलाने में आपका एक्सपीरियंस होना, ये अलग बात है ना। MBBS कर लेना इज द नॉलेज, राइट, बट डॉक्टरी में आपका एक्सपीरियंस जो है वो अलग से मैटर करता है। तो नॉलेज होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्किल का होना, हर एक डॉक्टर MBBS तो है, बट हर MBBS डॉक्टर आपका हो सकता है पसंदीदा डॉक्टर ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल दैट डॉक्टर हैज़, राइट। तो ऐसे ही मार्केट की नॉलेज होना एक बात है, मार्केट के अंदर स्किल होना दूसरी बात है, और तीसरी बात है टाइम। अब ये तीनों चीज़ें अगर आप मार्केट में दोगे तो ही मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत बहुत मुश्किल है, राइट। इसी रीज़न से जब मार्केट में लोग जाते हैं तो 70 to 90% लोग जो है मार्केट से लॉस ही लेके आते हैं, और 5 to 10% लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट, जस्ट बिकॉज ना तो उनके पास नॉलेज है, ना स्किल है, ना टाइम है। तो वो डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगाते हैं, CA CMA CS बनने के लिए 4 साल लगाते हैं, IAS बनने के लिए भी 4 साल 5 साल 3 साल मतलब स्टडी में लगाते हैं, राइट। बट जो स्टॉक मार्केट है उसमें हम 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं अपने पैसों को लेकर कि अब तो हमें स्टॉक मार्केट से जीतना है। इतना आसान नहीं है। यू मस्ट हैव द नॉलेज, you must have the skill, means experience, and you have to give the time to the stock market, otherwise ये stock market आपको आपके पैसे खींच लेता है, right। पर नेक्स्ट द क्वेश्चन इज कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो क्या स्टॉक मार्केट से दूर रहें? अगर वाकई में ऐसा है कि अगर 80-90% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो वी कैन बी द फॉर्म ऑफ द 80 to 90% कैटेगरी, तो स्टॉक मार्केट से क्या हम लोग दूर रहें? नहीं। आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें कि आपको ना तो नॉलेज होनी चाहिए, ना तो स्किल चाहिए, ना टाइम चाहिए, राइट। और वो क्या है? दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करते हो। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में होता क्या है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस है, एक म्यूचुअल फंड हाउस है, और इस म्यूचुअल फंड हाउस में पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, और ये म्यूचुअल फंड हाउस में स्किल्ड एक्सपीरियंस लोग अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। और ये जो स्किल्ड एक्सपीरियंस लोग होते हैं इनकी डिग्री भी होती है, इनको एक्सपीरियंस भी होता है, ये फुल टाइम जो है स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व भी रहते हैं, और ये लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में एज पर द थीम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, एज पर द थीम ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये थीम का मतलब क्या आई विल टॉक अबाउट, पर फिलहाल मैंने कहा एक सिंपल लैंग्वेज में कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा इन्वेस्ट किया, और इस म्यूचुअल फंड हाउस ने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, और स्टॉक मार्केट से जो भी बेनिफिट या रिटर्न बोल लो, आप कुछ भी कह लो, बेनिफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस जो भी आया, वो बेनिफिट और लॉस इस पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
हालांकि बहुत सारे इफ एंड बट हैं इस बीच में, बट एक लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब यही है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट होल्डर म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड हाउस कहाँ इन्वेस्ट करता है? स्टॉक मार्केट में, जिसको हम लोग कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट, राइट। अब ये कैपिटल मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और जो भी कैपिटल मार्केट से बेनिफिट और लॉस अराइज होगा, ये पूरा का पूरा बेनिफिट और लॉस हमारे यूनिट होल्डर में, मतलब इस पब्लिक में, इनको बोलते हैं यूनिट होल्डर, अभी हम बात करेंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट। और इस तरह से हमारी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आगे वर्क करता है इन दिस म्यूचुअल फंड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला माइंड में आता है कि यार बहुत सारे सवाल आए ना, ये तो सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके मीनिंग सीख लिया। पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड हाउस में ये पब्लिक को ये जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, जो क्वालिफाइड है, नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, ये करेगा कौन? तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड हाउस। अभी म्यूचुअल फंड हाउस में ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, इनको इसके बदले में पैसे भी तो चाहिए, इनकी सैलरी भी तो पे करनी है। म्यूचुअल फंड हाउस जो क्रिएट हुआ है, इसका भी तो एक खर्चा होगा, राइट। वो कौन पे करेगा? तो इसके लिए स्कीम ये थी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल मार्केट में लगी हुई है, आई रिपीट, जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में लगी हुई है, उसका एक परसेंटेज ये हमारे म्यूचुअल फंड हाउस के एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही डिडक्ट कर लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। सॉरी, क्या बोलते हैं? एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस में डिफरेंट स्कीम में अलग अलग होता है। कहीं पर 2%, कहीं पर 3%, किसमें 1.5%, किसमें 1%। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड हाउस, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें, तो हमेशा ये देखना जरूरी है कि हमारा ये म्यूचुअल फंड जो स्कीम है, उसमें एक्सपेंस रेशो कितना है। बिना एक्सपेंस रेशो देखे हम कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो एक्सपेंस रेशो, अब क्या मतलब हुआ? मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने बोला कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा हुआ 100 करोड़, और म्यूचुअल फंड हाउस ने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल मार्केट में 100 CR। सपोज करो ये एक साल में 100 CR जो है 120 CR हो गया। सो हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने कैपिटल मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट किया, रिलायंस का शेयर खरीदा, HDFC खरीदा, ICICI बैंक खरीदा, TCS खरीदा, ITC खरीदा, XYZ बहुत सारी और कंपनीज खरीदी, और इसकी वैल्यू जो 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था वो हो गया 120 करोड़, राइट। अब 120 करोड़ का मतलब ये होगा कि कुछ प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से 1% एक्सपेंस रेशो जो है हमारा म्यूचुअल फंड हाउस अपने पास रख लेगा। मान लो ये एक्सपेंस रेशो 2% की है, एज्यूम दैट, तो 120 करोड़ का टोटल अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग है, उसका 2% हमारा म्यूचुअल फंड हाउस अपने पास रख लेगा, और जो बाकी अमाउंट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स, टू द पब्लिक। आई थिंक पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन ये था कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इसके खर्चे कहाँ से होंगे? तो इसके खर्चे जो हैं इसी में से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ऐसा भी होगा कि 100 CR में से हमेशा प्रॉफिट ही हो? क्या कभी लॉस नहीं हो सकता? सर, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको पहले भी बताया था। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी लॉसेज होते हैं, राइट। और अगर म्यूचुअल फंड हाउसेज में लॉसेज होते हैं तो फिर ये एक्सपेंस रेशो 2% कहाँ से लिया जाएगा? सिंपल, जब 100 CR इन्वेस्ट किया और 100 CR इन्वेस्ट करके एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं आपको एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जांपल बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट, मतलब हमेशा एक्सपेंस रेशो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कैलकुलेट किया जाता, एग्जांपल ले रहे हैं ये, ठीक है। मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर ये 90 CR रह गया, राइट। अब ये 90 CR रह गया, जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस अमाउंट का ये 2% अमाउंट जो है ये हमारा एक्सपेंस रेशो हमेशा मेंटेन करेगा, राइट। हर
हर रोज एक्सपेंस रेशियो का जो अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड हाउस अपना डिडक्ट करता है। उसके बाद जो बचता है वो अमाउंट यूनिट होल्डर से बिलोंग करता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 100 CR मैंने लिखा, 100 करोड़, क्या वाकई में म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास इतना पैसा होता है या ऐसे मैंने लिख दिया? इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था 2016-17 में, तो उस समय ये जो पैसा था म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास वो था ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़। एज ऑन टुडे, कुछ दिसंबर 21 के आसपास, दिसंबर 21 के आसपास ये वैल्यू हो गई है बढ़कर 37.92 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ से अब ये बढ़ के हो गई है 37.92 लाख करोड़। राइट, सोचो कितना पैसा म्यूचुअल फंड हाउसेस में पब्लिक का इन्वेस्टेड है। मीन्स हमारी वीडियो देखने के बाद पब्लिक जो है कितना पैसा लगा रही है। जस्ट अ जॉक, राइट। बट लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, राइट। तो मार्केट में अवेयरनेस अभी और भी आएगी और धीरे धीरे आते हुए म्यूचुअल फंड हाउस में और पैसा आएगा एंड मार्केट जो है वो बहुत बहुत बड़ी होती जाएगी टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अच्छा इतना पैसा आता है, एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास जो है मिनिमम 100 CR नेटवर्थ होना जरूरी है, कंपलसरी है। देखो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है? एक होता है स्पॉन्सर, राइट। स्पॉन्सर कैन बी एनी रेप्यूटेड पर्सन इन द इकोनॉमी, राइट। दैट कैन बी अ कंपनी, दैट कैन बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कुछ भी हो सकता है। बट उसके पिछले कुछ रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए, लाइक पिछले कुछ ईयर्स में वो प्रॉफिट कमाना चाहिए, उसकी नेटवर्थ जो है एक अमाउंट से बड़ी होनी चाहिए, उसकी सेल्स जो है, टर्नओवर जो है वो एक अमाउंट से बड़ी होनी चाहिए। ये सब कुछ रेगुलेशन फुलफिल करने के बाद ही कोई स्पॉन्सर बनता है जो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड हाउस क्रिएट कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपना म्यूचुअल फंड हाउस है, दे क्रिएटेड दैट। HDFC बैंक का अपना म्यूचुअल फंड हाउस है, बिरला का अपना एक म्यूचुअल फंड हाउस है, टाटा का अपना एक म्यूचुअल फंड हाउस है। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको कौन कौन से नाम बता रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है और अपना म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। एक पर्टिकुलर टर्नओवर अमाउंट होने के बाद ही म्यूचुअल फंड हाउस ओपन करने की परमिशन मिलती है। परमिशन कौन देता है? एवरी म्यूचुअल फंड हाउस इज ऑलवेज रजिस्टर्ड विद द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब तक सेबी से परमिशन नहीं मिलती तब तक कोई भी स्पॉन्सर नहीं बन सकता, राइट। सो इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, UTI, तो ये सभी के सभी स्पॉन्सर हैं जो कि म्यूचुअल फंड हाउस ओपन कर चुके हैं, राइट। स्पॉन्सर जो है सबसे पहले अपॉइंट करता है ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड। 5% टोटल इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। नंबर 1 ट्रस्टी, राइट। अभी ट्रस्टीज कौन से होते हैं? ट्रस्टीज पर्सन्स होते हैं जो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पर निगरानी करते हैं, देखते हैं कि हर एक चीज एज पर द लीगल फ्रेमवर्क हो रही है या नहीं, राइट। इसके बाद एक फॉर्म होता है दैट इज म्यूचुअल फंड हाउस। और म्यूचुअल फंड हाउस का मतलब हुआ कि इसका काम है सिंपल, पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा वापस देना एज पर द स्कीम। पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा वापस देना एज पर द स्कीम। और पब्लिक से पैसा लेकर ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है इस पैसे को करता क्या है? इस पैसे को दे देता है AMC को, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी फॉर्म की जाती है, नाम से जैसे कि आपको मालूम चल रहा है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी।
एंड दिस इज अगेन रजिस्टर्ड अंडर द सेबी। और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही है जो कि बेसिकली मेन रोल प्ले करती है। इसके तीन फंक्शंस होते हैं। नंबर वन, जो पैसा म्यूचुअल फंड हाउस से रिसीव हुआ है उस पैसे को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना एज पर द स्कीम। आई रिपीट, एज पर द स्कीम। एज पर द स्कीम का मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड हाउस ने पब्लिक से जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए ही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी कुछ टाइम के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो कई तरह के स्कीम्स लॉन्च करता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब जो पैसा लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। डेप्ट ओरिएंटेड फंड, तो डेप्ट ओरिएंटेड फंड का मतलब है जो पैसा लिया है वो सिर्फ डिफरेंट कंपनीज के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट होगा, इसके अलावा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं होगा। बैलेंस्ड फंड मतलब क्या होगा, हम आपके साथ बात करेंगे कि कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेप्ट में इन्वेस्ट होगा। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के डेप्ट सिक्योरिटीज में, कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। मीन्स डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो एएमसी है, ये एएमसी सिर्फ वही इन्वेस्ट करेगा जहाँ के लिए पैसा लिया है। पैसा इन्वेस्ट कहाँ करेगा? कैपिटल मार्केट में। तो सबसे पहला तो इसका काम होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्क करना, इन्वेस्टमेंट करना एंड नो डाउट विड्रॉ करना। इसके लिए हमारा एएमसी जो है वो फंड मैनेजर अपॉइंट करता है। ये फंड मैनेजर ही मेन रोल प्ले करते हैं। मेन रोल मतलब यही वो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं जो कि एक्सपीरियंस भी रखते हैं, स्किल रखते हैं कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए, कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कब पैसा विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा एएमसी में जो वर्क होता है दैट इज द मार्केटिंग वर्क, कि आप बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, है ना। तो वो जो मार्केटिंग वाला काम है और जो सेल्स वाला काम है ये भी एएमसी का ही पार्ट है, मतलब एएमसी के ही फंक्शन में इन्वॉल्व है। और तीसरा काम है एएमसी का दैट इज अकाउंटिंग वर्क, राइट। हम बहुत सारी अकाउंटिंग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये भी एएमसी का ही पार्ट है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ही पार्ट है जो कि ये करती है। अब एएमसी जो है पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एक्सपेंस रेशो एएमसी की यानी म्यूचुअल फंड हाउस की जो है विड्रॉ होगी, राइट। उसके बाद जो है वो यूनिट होल्डर को दिया जाएगा। तो ये कौन करेगा? दैट इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग वर्क, ठीक है। अब मैंने आपको 5% बताने हैं। एक तो स्पॉन्सर्ड हो गया, और ये जो ट्रस्टीज हैं, ये ट्रस्टी क्या करते हैं? दे विल वॉच कि म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। एएमसी जो है वो प्रॉपर काम किया है नहीं, ये फॉर्म हुई है नहीं एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। हर एक एक्टिविटी जो है इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की एज पर द स्कीम हो रही है नहीं। मार्केटिंग एंड सेल्स में भी कोई इलीगल वर्क तो नहीं आ गया। अकाउंटिंग जो है प्रॉपर, ट्रस्टीज का काम है जस्ट टू वॉच एंड टू आइडेंटिफाई कि कोई इलीगल एक्टिविटी या लॉ से हट के कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहला तो हो गया स्पॉन्सर, दूसरा हो गया ट्रस्टी, और तीसरा हो गया बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस, और चौथा हो गया एएमसी, राइट। और पांचवा कौन है जो कि हमारे इस म्यूचुअल फंड का पार्ट है? दैट इज पब्लिक, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और इनको हम बोलते हैं यूनिट होल्डर्स। आई रिपीट, यूनिट होल्डर्स। व्हाट डू मीन बाय द यूनिट होल्डर्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट होल्डर्स का मीनिंग क्या है? ये 5th पर्सन है जो कि हमारे म्यूचुअल फंड का पार्ट है। समझिएगा सर यूनिट का मतलब क्या है? देखिए, सुनिए, समझिए। हमने कहा पब्लिक ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग रखना बहुत ज़रूरी है। किसने 500 रुपये दिए, किसने 1000 रुपये दिए, किसने 10,000 रुपये दिए, किसने 1 लाख दिए, किसने 10 लाख दिए, वट तो जिसने कितना भी पैसा दिया हो, अकाउंटिंग प्रॉपर रखना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो भी पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास
रिसीव हो गया है, इसको पहले टोटल कर लेंगे। मैंने कहा सपोज करो कि 200 करोड़ 200 CR जो है पैसा इकट्ठा हो गया, राइट। अब पैसा जितना भी इकट्ठा होता है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। सो छोटे छोटे टुकड़ों में जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट, राइट। अब यूनिट की जो सबसे छोटी वैल्यू है, आई रिपीट, यूनिट की जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो कि इसको स्टार्टिंग NAV बोलते हैं, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। आई रिपीट, नेट एसेट वैल्यू। जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम 10 रुपए का मान के चलते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। दिस इज बाय डिफॉल्ट एंड ऑलवेज ऑलवेज को बताता है, नहीं बताता, मालूम है, नहीं मालूम। इन द बिगनिंग NAV of the mutual fund is ₹10, and 10 is what? NAV is what? Is a very small value of the whole net worth of the mutual fund house. तो टोटल 200 CR रिसीव हुआ था, इसका जो सबसे छोटा हिस्सा है वो 10 रुपए का है। तो ऐसे 10 रुपए के कितने हिस्से हमारे म्यूचुअल फंड हाउस के पास हैं? तो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज AB and what we have to do, A divided by B, 200 CR divided by 10, 200 CR divided by 10, तो ये कितना हो गया? 20 CR। अब ये 20 CR आ गया, ये 20 CR को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नंबर्स ऑफ यूनिट्स। नंबर्स ऑफ यूनिट्स मतलब समझो, मतलब ये है दैट म्यूचुअल फंड हाउस distributes 20 crores units to mutual fund holders या unit holder, to unit holders at the rate of ₹10। तो देखो 20 करोड़ यूनिट अगर 10 रुपए के हिसाब से अगर म्यूचुअल फंड हाउस ने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 200 CR। आर यू गेटिंग दिस? 20 CR क्या आ गया? नंबर्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कितने हिस्से हमने 10-10 रुपए के कर दिए हैं। आई थिंक क्लियर, राइट। अब म्यूचुअल फंड के पास 200 करोड़ रुपया है। ये 200 करोड़ रुपया जो है हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने आगे इन्वेस्ट किया है। आगे इन्वेस्ट किया है मतलब कैपिटल मार्केट में लगाया है ना। और कैपिटल मार्केट में कहाँ पर लगाया है? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एज पर द स्कीम। जिस पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड हाउस ने पैसा लिया है पब्लिक से, उसी पर्पस के लिए AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है, राइट। और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 100 CR इन्वेस्ट किया और 1 साल कंप्लीट हो गया। आफ्टर 1 ईयर कैपिटल मार्केट में जो 100 करोड़ की वैल्यू थी वो हो जाएगी लेट अस से 120 CR, राइट। अब ये 120 CR क्या है? दिस इज बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ फंड, मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड, राइट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड 1 साल के बाद हो गई है 120 CR। अब मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बट क्या नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं इस तरह से? नहीं। पैसा जो इन्वेस्ट किया है 100 CR, उसकी जो वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आई है दैट इज बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट वैल्यू तो चेंज हो गई, बट जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने 20 करोड़ म्यूचुअल फंड होल्डर्स को यूनिट्स इशू की है, वो 20 करोड़ जो है वो 20 करोड़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब होगा क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर 120 CR का अमाउंट जो है फिर से यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और सभी के सभी यूनिट्स में यानी कि 20 CR यूनिट्स में जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो नया NAV भी निकाला जाएगा, राइट। अब हम यहाँ से नया NAV निकालते हैं एंड 20 कितना आता है? 100 करोड़ नहीं बच्चों, ये 200 CR है और ये 220 CR है। आर यू गेटिंग दिस?
भाई पैसे तो पहले 200 करोड़ हुए थे ना, तो 200 करोड़ पे आगे इन्वेस्ट किए तो 200 करोड़ ही बचे, मतलब 200 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू बढ़ के सपोज करो 220 करोड़ हो गया, सो दिस इज 220 CR, राइट। तो 220 CR जो है वो 20 CR यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो NAV बिकम्स 11। सो NAV स्टार्टिंग में कितनी थी? स्टार्टिंग में NAV जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली NAV थी दैट वाज 10, और अब कितनी हो गई? 11। तो इस तरह से हर साल, इनफैक्ट मैंने ये आपको बोला है हर साल नहीं, हर रोज NAV कैलकुलेट की जाती है। मीन्स हर रोज हम ये देखते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड हाउस जो है, म्यूचुअल फंड हाउस की मार्केट वैल्यू कितनी है, और उस मार्केट वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ यूनिट से, और ऐसा करने पर जो आता है दैट इज न्यू NAV। अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स वाला न्यूज़पेपर उठाएंगे तो यू विल फाइंड आउट देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एंड हर म्यूचुअल फंड की NAV डेट वाइज वहाँ पर डेली प्रिंट होके भी आती है, राइट। गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो आप वहाँ पर गूगल पर डालेंगे, यू विल गेट द NAV ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वो NAV कैसे कैलकुलेट होती है कि जब पैसा इन्वेस्ट किया गया तो अगले दिन देखा जाएगा कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उस मार्केट वैल्यू को नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया जाएगा एंड यू विल गेट द न्यू NAV। अभी फिलहाल मैंने समझाने के लिए एक्सपेंस रेशो को हटाया हुआ है, अलग किया हुआ है। आफ्टर सम टाइम वी विल इंक्लूड दैट ऑल्सो। सपोज करो नेक्स्ट डे 220 CR से ये वापस 200 CR हो जाता है, एज्यूम। तो यूनिट्स तो वही की वही है ना, यूनिट्स तो वही की वही है 20 CR। तो अब हम दोबारा से जब NAV निकालेंगे दैट विल अगेन 10, मार्केट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस डिवाइड बाय यूनिट्स एंड दिस इज 10। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मार्केट वैल्यू नेक्स्ट डे 180 CR रह जाए? बिल्कुल हो सकता है। स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, वैल्यू कम भी होती है, तो जब वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर से हम लोग 20 CR से डिवाइड करेंगे, नाउ 180 डिवाइड बाय 20 इट बिकम्स 9, राइट। तो इस तरह से अब आप कहने का मतलब ये है कि जो भी NAV किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की है वो हर रोज जो है वो चेंज हो जाती है, एंड डे क्लोजिंग के बेसिस पर म्यूचुअल फंड हाउस जो है अपने फंड्स की NAV डिक्लेयर करते हैं। आई थिंक क्लियर। सो दिस वाज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो माइंड में आ सकता है, म्यूचुअल फंड FD 6-7% दे रही है, गोल्ड 2.5% एक्स्ट्रा दे रहा है, गोल्ड भी हम अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में छोटा पैसा नहीं लगा सकते, बड़ा पैसा तो लगा सकते हैं, देन वाई स्टॉक मार्केट? ऐसा क्या है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है, म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट, ऐसा क्या है, राइट। हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट।